हेलो एवरीवन। चैप्टर 2 था हमारा फोर्स, वर्क एंड एनर्जी और उसका टेस्ट पेपर 2 हमने लास्ट वर्किंग डे पे देखा था। आपने वो सॉल्व किया होगा सबने। आज उसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। जो भी क्वेश्चंस थे वो आपको मैक्सिमम 20 वर्ड्स में आंसर करने थे। एक नंबर का एक क्वेश्चन था, यानी कि 10 क्वेश्चन थे तो टोटल 10 मार्क्स के हो गए और 10 मिनट्स में आपको वो कंप्लीट करना था। पहला क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट इज मीन्ड बाय इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्यावस्था से आप क्या समझते हैं। या तो साम्यावस्था लिखा होगा या साम्य लिखा होगा, दोनों एक ही बात है। तो साम्यावस्था क्या होती है? अगर कोई निकाय या कोई भी बॉडी आप लेते हैं उसे आप साम्यावस्था में कहेंगे अगर उस पर जो बल काम कर रहे हैं, बल काम कर रहे हैं का मतलब जो हमारे बल लग रहे हैं वो 2 या 2 से ज्यादा लग रहे हैं। अब यानी कहने का मतलब अगर कोई वस्तु है उस पर 2 या 2 से ज्यादा बल लग रहे हैं और इन बलों का कुल प्रभाव जो है, यानी कि सब बलों के कारण मिलाकर जो प्रभाव होता है वो प्रभाव इस प्रकार का है कि या तो आपकी वस्तु की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता या फिर वो एक समान गति करने लगती है या फिर एक समान घूर्णन करने लगती है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए आपने किसी वस्तु पर बल लगाया, मान लीजिए 2 लोग हैं और किसी भी वस्तु को पकड़ के खींच रहे हैं, दोनों अपनी अपनी साइड, और दोनों के कारण बल लग रहा होगा, एक व्यक्ति के कारण एक साइड में और दूसरे व्यक्ति के कारण दूसरी साइड में, और दोनों के बलों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो इस प्रकार का है कि आपकी वस्तु अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है। ऐसा संभव है? तो ऐसी जो कंडीशन है उसमें क्या होगा, दोनों बलों का कुल प्रभाव क्या है कि आपकी वस्तु कोई गति नहीं कर रही है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ साम्यावस्था में क्या कहते हैं हम कि किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का कुल प्रभाव ऐसा हो कि वस्तु या तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो या फिर वो एक समान गति करने लगे। एक समान गति करने का मतलब किसी नियत वेग से गति करने लगे या फिर वो एक समान घूर्णन करने लगे, यानी कि उसका घूर्णन इस प्रकार से हो कि घूर्णन का जो वेग है वो नियत रहे। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन उत्पन्न होती है तो हम कहते हैं कि हमारे जो बल है वो साम्यावस्था में है। ठीक है, तो साम्यावस्था की डेफिनेशन कैसे दी जाएगी? साम्यावस्था का मतलब है कि अगर किसी वस्तु पर जो बल लग रहे हैं उनका कुल प्रभाव इस प्रकार हो कि या तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो या फिर वो एक समान गति करे या फिर वो एक समान घूर्णन करने लग जाए। अगर बलों का प्रभाव इस प्रकार से है तो जो वस्तु है वो हमारी साम्य अवस्था में कही जाती है। सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, यानी कि अभिकेंद्रीय बल क्या चीज है। तो देखिए अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, यानी कि वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, तो आप देखते हैं कि उस वृत्ताकार पथ पर गति करने के कारण वस्तु का जो वेग है उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। हम जानते हैं कि वेग जो है वो एक सदिश राशि है। सदिश राशि होने के कारण वस्तु के वेग में, अगर वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है तो भी त्वरण उत्पन्न होगा और उसकी दिशा में परिवर्तन होता है तो भी त्वरण उत्पन्न होगा। कहने का मतलब चूंकि वेग एक सदिश राशि है और त्वरण होता है हमारा वेग में परिवर्तन की दर, तो अगर वस्तु का सर्कुलर पाथ पर गति कर रही है वस्तु, तो अगर उसके वेग का मान भी परिवर्तित नहीं हो रहा है तो भी उसकी दिशा जो है वो कंटिन्यूअसली परिवर्तित होती रहती है। अब क्योंकि उसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो उसके कारण भी त्वरण उत्पन्न होता है। इसका मतलब अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, उसका वेग नियत है, तो भी उस वस्तु के अंदर कुछ त्वरण उत्पन्न होगा,
क्यों उत्पन्न होगा? क्योंकि वेग की दिशा परिवर्तित हो रही है। ये जो त्वरण है, इस त्वरण के कारण एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं ये जो त्वरण है इसे हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। और इस त्वरण के कारण जो बल लगता है उसे हम सेंट्रिपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ये जो त्वरण है और ये जो बल है, ये उस वृत्ताकार पथ के केंद्र की तरफ लगते हैं और इनकी दिशा होती है परिधि से त्रिज्या की दिशा में। यानी कि परिधि से केंद्र की तरफ मिलाते हुए हम जो रेखा खींचे, जिसे कि हम त्रिज्या भी कह देते हैं, उस दिशा में इसकी दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ बॉय पुल्स अ बॉक्स अप टू 10 मीटर विद अ फोर्स ऑफ 5 kg, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम। देखिए, ऐसा जो क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्ट आंसर के तौर पे 1 नंबर में भी दे सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के हिसाब से भी दे सकता है, और 2 या 2.5 नंबर का न्यूमेरिकल भी देख सकता है। तो जितने नंबर का आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप अपनी लेंथ और कैलकुलेशन तय कर लीजिएगा। वैसे सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, तो 1 नंबर का भी दे सकता है। तो आप इसे चाहे तो शॉर्ट में सॉल्व करके इसका आंसर भी लिख सकते हैं। अगर आधे नंबर में पूछा हुआ है तो डायरेक्टली आंसर लिख दीजिए, रफ में अपनी कैलकुलेशन कीजिए। और अगर नॉर्मली पूछा गया है 2 नंबर में या 2.5 नंबर में, तो इसे पूरा सॉल्व करके दिखाना है। मैं यहाँ जो भी न्यूमेरिकल है उनको पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो जिस हिसाब से आपके मार्क्स का क्वेश्चन आए, जैसे 1 नंबर का आए तो आप उसे छोटा कर दीजिएगा, 2 नंबर का आए तो थोड़ा बड़ा करके लिखिएगा, और 2.5 नंबर का या 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है तो उसे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखिएगा। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है कि एक बॉक्स है, उसको 10 मीटर की ऊंचाई तक एक लड़का उठाता है, और उठाने में जो बल लगा रहा है वो कितना है? 5 किलोग्राम फोर्स के बराबर। आपको उसका वर्क डन निकालना है, यानी कि 10 मीटर की हाइट तक 5 किलोग्राम बल लगाकर अगर कोई वस्तु उठा रहा है तो उसने कितना कार्य किया। तो हमें बल कितना दिया गया है? 5 किलोग्राम फोर्स। 5 किलोग्राम फोर्स मतलब 5 किलो द्रव्यमान के कारण कोई बल लग रहा है। अब हम जानते हैं कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो उसके कारण जो बल लगेगा वो m इंटू जी के बराबर लगेगा। इसलिए 5 किलो द्रव्यमान के कारण कितना लगेगा? 5 इंटू जी, और जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो बल लगा वो हमारा लगा 5 इंटू 10 यानी कि 50 न्यूटन। अब विस्थापन कितना दिया गया है? उठाया कितना ऊपर है? 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 10 मीटर का। किया गया कार्य यानी कि वर्क डन क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल का मान आपके पास है 50 और विस्थापन का मान है 10, तो कार्य कितना आ गया? 500 जूल। अब यही क्वेश्चन अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो आप 500 जूल को टिक करेंगे सारी कैलकुलेशन रफ में करके। अगर आधे या 1 नंबर का आता है तो आप हल्का फुल्का सा लिख के 1-2 लाइन, वैसे 3 लाइन का ही है टोटल न्यूमेरिकल भी, पर फटाफट लिख के उसे सॉल्व करेंगे। और अगर 2 या 3 नंबर का आता है तो हम इसे पूरा एक्सप्लेन करके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिफाइन पावर एंड नेम इट्स यूनिट, यानी कि शक्ति को परिभाषित कीजिए और उसका मात्रक बताइए। तो सबसे पहले शक्ति की परिभाषा क्या होती है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और इसकी ऐसा यूनिट होती है वाट। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। शक्ति की परिभाषा क्या हो गई? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और इसका मात्रक होता है वाट। नेक्स्ट हमसे पूछा है, डिफाइन एनर्जी एंड नेम इट्स यूनिट, यानी कि ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और उसका मात्रक बताइए। तो ऊर्जा क्या होती है? किसी भी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब इसका मात्रक पूछा है, तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है वो जूल होता है, और सीजीएस यूनिट में इसका मात्रक अर्ग होता है। दोनों में से अगर आप ऐसा ही मात्रक भी लिखते हैं तो भी ठीक है, तो भी आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। और अगर आपको एमकेएस और सीजीएस यानी कि एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में दोनों में यूनिट याद है तो दोनों में लिख दीजिए।
सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक लड़का है, उसका वजन 30 किलोग्राम है और उसे कितनी तेजी से भागना चाहिए कि उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 375 जूल हो जाए। यानी कि हमें द्रव्यमान कितना दिया गया है 30 किलोग्राम का और गतिज ऊर्जा का मान दिया गया है 375 जूल। और हमसे ये पूछा गया है कि वेग का मान क्या होना चाहिए। तो देखिए गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का मान आपको दिया गया है 375। तो 375 बराबर हो जाएगा हाफ और m का मान है 30 इंटू वेग को हम मान लेते हैं कि वो v है तो इंटू v²। यहां से हम v² का मान निकाल सकते हैं पक्षांतरण करके 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यानी कि v का मान कितना आ जाएगा √25 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था अ वाटर पंप रेजेस 80 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 20 मीटर इन 10 सेकेंड। कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप। यानी कि एक पानी का पंप है जो कि 80 किलो पानी को 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाने में 10 सेकेंड लेता है और आपको उस पंप की शक्ति ज्ञात करनी है। ऐसे न्यूमेरिकल मैं आपको ऑलरेडी क्लास में करा चुकी हूँ। दिया हुआ क्या है द्रव्यमान m का मान कितना दिया हुआ है 80, हाइट h का मान कितना दिया हुआ है 20 मीटर और g का मान हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड होता है। टाइम t हमें दिया गया है 10 सेकेंड का। निकालनी है हमें शक्ति सॉरी पावर। पावर का फॉर्मूला होता है हमारा वर्क डन अपॉन टाइम और वर्क डन कितना होगा अगर द्रव्यमान m को आप h ऊंचाई तक उठाते हैं तो किया गया कार्य होता है m इंटू जी इंटू एच। m का मान रखिए g का मान रखिए h का मान रखिए तो किया गया कार्य आपको मिल जाता है 16,000 जूल। हमें पावर निकालनी है। पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम यानी कि 16,000 अपॉन 10 यानी कि 1600 वाट। इस न्यूमेरिकल को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने टेस्ट में भी एमसीक्यूज में भी और चैप्टर के साथ में न्यूमेरिकल्स में भी आप लोगों को करवाए हुए हैं, इसलिए सेम ही मेथड है। मैं इसलिए इसको ज्यादा फोकस करके एम्फेसिस करके ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सीधा फॉर्मूला में वैल्यूज पुट अप करके आपको सॉल्यूशन दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, गिव एग्जांपल्स। यानी कि आप स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से क्या समझते हैं और इनके उदाहरण दीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन था। तो और 3 चीजें हमसे पूछी हुई है यानी कि हमें स्थितिज ऊर्जा पूछी है गतिज ऊर्जा पूछी है और उनके उदाहरण पूछे हैं। तो 1 नंबर की परिभाषा स्थितिज ऊर्जा की, 1 नंबर की परिभाषा गतिज ऊर्जा की और 1 नंबर इनके एग्जाम्पल्स का। या फिर ऐसे कर लीजिए पोटेंशियल एनर्जी और उसके एग्जाम्पल हो गए 1.5 नंबर के, काइनेटिक एनर्जी और उसके एग्जाम्पल हो गए 3 नंबर के, सॉरी बचे हुए 1.5 नंबर के। ठीक है, यानी 1 नंबर में माना जाए 1 नंबर में इनकी परिभाषा है और आधे नंबर में एग्जाम्पल है। तो आप 1 या 2 एग्जाम्पल अगर इनके दे देते हैं तो वो मोर देन इनफ है, मतलब ठीक है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन आपको 4 या 5 नंबर का मिलता है तो आपको उस हिसाब से एक्सप्लेन करके लिखना होगा, फॉर्मूलाज भी बताने पड़ेंगे और एग्जाम्पल्स भी ज्यादा देने पड़ेंगे। कहने का मतलब है क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके हिसाब से आप जज कीजिए कि आपको कितना बड़ा आंसर लिखना है और कितने एग्जाम्पल्स देने हैं। तो देखिए पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। किसी भी वस्तु की स्थिति या उसकी शेप या फिर उसके विन्यास में परिवर्तन, विन्यास में परिवर्तन का मतलब उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसका जो निर्देश बिंदु है उसमें परिवर्तन होता है, उसके कारण जो भी ऊर्जा होती है उसे आप कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा है वो कहलाती है हमारी स्थितिज ऊर्जा। एग्जाम्पल जैसे कि आपने किसी भी बांध को देखा हो या आपने सुना होगा कि हम पानी को एक जगह स्टोर करके बांध बना लेते हैं, या पानी का टैंक हो गया
या फिर किसी ऊंचाई पर कोई टंकी बनी हुई है हमारी, उसमें जो पानी स्टोर है वो स्थितिज ऊर्जा का एक एग्जाम्पल होता है। या किसी भी स्प्रिंग को आप खींच देते हैं और उसकी अवस्था में कुछ परिवर्तन आ रहा है, तो उसके अंदर कुछ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। या फिर जो तीर कमान होते हैं हमारे, उनमें भी आप स्थितिज ऊर्जा देख सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा हमसे पूछा हुआ था काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। तो किसी भी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे हमारी अगर कोई भी गाड़ी चल रही है, बस चल रही है, तो वो गति कर रही है, तो उसके कारण जो ऊर्जा होगी वो उसकी गतिज ऊर्जा हो गई। या एग्जाम्पल के तौर पे जो हम हवा बहती है, अगर हवा चल रही है तो हवा के चलने के कारण हवा गति कर रही है, तो जो ऊर्जा है वो उसकी गतिज ऊर्जा है। या पेंडुलम जो होता है, जैसे आपने घड़ी में देखा होगा, दीवार घड़ी टीवी में या ऐसे आपके घर पे देखी होगी, जिसमें नीचे एक पेंडुलम लटकता है जो कंटिन्यूअस गति करता रहता है। तो वो जो स्विंग कर रहा पेंडुलम है, दोलन करता हुआ पेंडुलम है, वो भी गतिज ऊर्जा रखता है। या जो हमारी नॉर्मल घड़ी होती है, उसकी सुई भी अपनी जगह पर गति करती रहती है 360 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो वो जो गति कर रही है उसकी वजह से भी वो भी गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। कहने का मतलब कोई भी वस्तु जो गति कर रही है वो गतिज ऊर्जा रखती है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। वैसे ज्यादातर चैप्टर या ज्यादातर न्यूमेरिकल्स हम लेक्चर के साथ या पुराने टेस्ट में कर चुके हैं। अब तो सिर्फ रिवीजन के तौर पे इनको एक बार देख रहे हैं, इसलिए फटाफट सबके सॉल्यूशन देख लेते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है और थोड़े से हमारे क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाते हैं, या फिर आइडिया हो जाता है कि इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं और हमें उसकी लेंथ क्या रखनी है। थैंक यू सो मच।